महवेश के जाने के बाद दाऊद की दुनिया तो जैसे वीरान होकर रह गई थी। बच्चों ने खुद को कमरे में कैद कर लिया था, जबकि वो तन्हा मारा मारा फिरता था। आज भी वो महर को ढूंढने के लिए निकल रहा था। जब महर के घर वाले अंदर आ पहुंचे थे, वो इन्हें यहाँ देखकर हैरान हुआ था। आप लोग यहाँ? इसे ने नासमझी से कहा। हम महर से मिलने आए हैं, बड़े भैया ने आगे होते हुए कहा। तो दाऊद को चपकी लग गई थी। इसने सबको अंदर बिठाया। खुदारा महर को बुला दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, महर को बुला दो, मैं इससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने आज अपने मफाद की वजह से अपना बच्चा खो दिया, मुझे ज़रूर इसकी हाय लगी है, बड़ी भाभी ने रोते हुए कहा। तो दाऊद दंग रह गया। मकाफात आज इसने अपने आंखों से देखा था। क्या इसका भी मकाफात लिखा जा चुका था? इसने भी तो महर का दिल दुखाया था। इसने दिल में सोचा, फिर इसका दिल गहराइयों में गिरता चला गया। कहाँ है महर? अभी तक क्यों नहीं आई? बड़े भैया ने चपटे से पूछा। वो दरअसल बात ये कि महर यहाँ नहीं है। दाऊद ने अपना गला साफ करते कहा। क्या मतलब? कहाँ है महर? कहीं गई है? उन्होंने यहाँ वहाँ देखते पूछा। और तुम लोगों ने घर भी बदल लिया, मैं ढूंढने में भी वक्त लगा। छोटे भैया ने कहा। नहीं महर यहाँ नहीं, बल्कि मुझसे नाराज़ होकर कहीं चली गई है। कहाँ पता नहीं, मैं इसे ही ढूंढ रहा हूँ। इससे परेशानी से माथा मसलते कहा। क्या? तीनों भाई गुस्से से कहते खड़े हो गए थे। जी, इसने परेशानी से कहा, पशेमानी से कहा। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो दाऊद? वो तो तुम्हारे साथ बहुत खुश थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो तुम्हें छोड़कर चली गई? बताओ कहाँ है हमारी बहन? बड़े भैया ने गुस्से से उसका कॉलर जगड़ते कहा। ये मत बोले कि वो आपसे अपना हर ताल्लुक ख़त्म कर चुकी थी, इसलिए आपके पास नहीं आई। अगर वो मेरे यहाँ खुश नहीं थी तो जन्नत में इसे आपने भी नहीं रखा था। दाऊद ने रखकर इन पर तंज किया तो नज़र झुकाकर रह गया और हाथ पीछे डाले के। तो वो तो सच कह ही रहा था। खुदारा हमारी बहन को ढूंढो दाऊद, इसका हमारे अलावा कोई भी नहीं। वो कहाँ जा सकती है? दुनिया तो बहुत ख़राब है, कहीं से कुछ हो तो नहीं गया हो? छोटे भाई परेशानी से बोले। तो इसने फ़ौरन अल्लाह ना करे कहा था। इसने हर जगह पता कर लिया था, यहाँ तक कि हमजा के घर भी ना ही रमशा को पता था, ना ही हमजा को। फिर वो कहाँ जा सकती थी? 4 माह बीत चुके थे। दाऊद पहले से भी ज़्यादा संजीदा और ज़ालिम मिज़ाज बन हो चुका था। हर कोई इससे बात करने से डरता था। अब जब भी वो घर खाने की टेबल पर बैठते, बच्चे खामोशी से खाकर उठ जाते। इनका बर्ताव दाऊद के साथ सख्त हो चुका था। बहुत दूर हो चुके थे वो दाऊद से, और दाऊद को अब महर की बात समझ आई थी कि वो क्यों कहती थी, बच्चों को वक़्त दो वरना वो तुम्हारे बगैर जीना सीख जाएँगे। और अब ऐसा ही हुआ था। महर रेयान अयान की तस्वीर देखकर इनको याद करती रो रही थी। जैसे हमारे अंदर दाखिल हुआ। और ख्वाजा तुम क्यों रोता है? अगर इतना ही याद करता है तो इनको तो इनसे बात क्यों नहीं करता? इसने महर के आंसू साफ करते हुए कहा। तो नम आँखों से मुस्कुराती। इन महीनों में ज़बरे इसके बहुत करीब हो गया था। इसकी आँख में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं करता था वो। क्या करूँ? मजबूरी है, अगर मेरे बस में होता तो कब से इनसे मिल लेती। महर ने उदासी से कहा। तो दो देर किस बात की है? अब फ़ोन बात कर लो, फ़ोन तो है ना तुम्हारे पास, चलो जल्दी करो। ज़मरीन ने इसे मासूमाना मशवरा देते कहा, जिस पर वो हँस दी। पगले तुम नहीं समझोगे, वो इसके बालों पे प्यार से हाथ फेर कर कहती उठी। जब बाहर से आने वाली आवाज़ों ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। गुल ने इसके मुँह से बेसाख्ता निकला था, जबकि ज़मारा इसके फ़ोन को मैंने क़यास नज़र से देख रहा था। तुम बात नहीं कर सकती माड़ा, पर अब तो कर सकता ना? इसकी आंखों में शरारत चमक थी। तुम चले क्यों नहीं जाते हमारी ज़िंदगी से? तुम्हारी वजह से हमारा मंग हमसे छीन गया है। हमारे होते हुए खान तुमने तुमसे शादी रचाया। बता मुझे ऐसा क्या जादू किया है तूने हमारे खान पर, जो इसे हमारी मोहब्बत नहीं दिखता? यही है कि खालाजाद गुलमीने के मुँह पर थप्पड़ मारते हुए बोली, जबकि वो खामोशी से मुँह पे हाथ रखे आंसू बहा रही थी। 2 सालों से यही तो होता आ रहा था इसके साथ। इसकी सास को भी वो पसंद ना थी, मगर वो सियाया की वजह से खामोश थी। लेकिन जब भी इनकी भांजी गुलमेना को कुछ कहती, वो मुँह बन के बस दिलचस्पी से तमाशा देखती रहती। एक ही तो तुमने बच्चा दिया है खान को, और वो भी बीमार, जिसकी ज़िंदगी का कोई पता नहीं, जो आज है कल नहीं। वो बनका रही थी। ऐसा मत बोलो हमारे बेटे के लिए। गुलमेना ने तड़प उठी थी हमारे के नाम पर। क्यों ना बोले? बताओ हम तो चाहता यही है कि तुम्हारा बच्चा मर जाए, ताकि खान तुमसे अकता जाए, मुझसे शादी कर ले। देखना ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा तुम्हारा वो ज़मरे इस दुनिया में, और ना ही तुम इस घर में। इसने अपनी काली ज़बान का ज़हर उगलते हुए गुलमीने के बाल खींचते हुए कहा। तो उस बददुआ पे गुलमीने बलक बलक के रो दी। चटाक पर जैसी भारा इस लड़की की बात और इसे गुलमीने पर तशद्दुद करते देखा, तो महर का इस कुल्ली बदतमीज़ी पे दिमाग खुल गया था। इतनी लम्हे में वहाँ पहुँचे, इसको अपना तरफ घुमा कर रख के मुँह पर थप्पड़ दे मारा। इस लड़की का गाल के साथ साथ दिमाग तक सन्ना उठा था। तमीज़ है तुम में लड़की या नहीं? तुम ऐसे कैसे किसी को भी मुँह भर भर के बददुआएँ दे सकती हो? क्या माँ बाप ने तमीज़ नहीं सिखाई तुम्हें? बजाय अपने घर के बसाने के किसी अच्छी बसी हुई ज़िंदगी उजाड़ रही हो। तब है तुम पर। महर के ताड़ने पर डर के 2 कदम पीछे हुई थी। पहला थप्पड़ पड़ा इसके मुँह पर, जिसे याद करते ही इसे गुस्सा आया था। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमें थप्पड़ मारने का? वो तनफन करती हुई इस घर के आती, और इरादा महर के बाल पकड़ने का था। ऐसे चटाक इसने बड़े मज़े से एक और थप्पड़ दे मारा था इस लड़की के मुँह पे, जिसके 14 तबक रोशन हो चुके थे। इसने गुस्से से कुछ बोलना चाहा। मैं बोला, अब क्या करोगे? मुझे भी इसी तरह हाथ लगाने की कोशिश करोगे? ये भी करके देख लो। हाथ तोड़कर तुम्हें एक हाथ से महरूम न कर दिया, फिर कहना हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी ज़मरे को वो सब कहने की? अगर आइंदा मैंने तुम्हें या गुलमीने के करीब हटके भी देखा, तो तुम्हें यहाँ से गुम करने में ताख़िर नहीं करूँगी मैं। महर ने इसे पीछे धक्का देते हुए कहा। जैसे याया और लड़की का भाई यानी याया का अंदर आए, तो इस लड़की ने ऊँची-ऊँची में रोना शुरू कर दिया।
लाले लाले इस लड़की ने हम पर हाथ उठाया, तुम्हारी बहन इसे जिंदा मत छोड़ना। इस लड़की ने अपने भाई बहादुर खान से कहा तो इसका भाई गुस्से से अपनी बहन का सुर्ख चेहरा देखने लगा और फिर तनफन करता महर की तरफ गया जिसके बैक साइड थी इसकी तरफ। ये लड़की हमारे घर की लड़की को हाथ लगाने का अंजाम जानती हो? इसने महर के पास जाकर घबरा कर कहा तो महर ने सब से मुठियां भींची और गुस्से से पलटी के बहादुर खान इसे धंग कर रह गया। तुम रेहान और रेहान की हालत भी बहुत बिगड़ चुकी थी। महर के जाने के बाद से वो दुबले-पतले हो कर रह गए थे। न खाने की होश थी, न पीने की। हल्के इनकी आँखों के गिर्द इनके दिन-रात जागने की निशानदेही कर रहे थे। वो रोज़ बुआ से पूछते कि महर कब आएगी, मगर बुआ के पास कोई जवाब ना होता, वो देती ना। वो ब बुआ मम्मा कब आएँगी? क्या इन्हें हमारी याद नहीं आती? अय्या ने उदास लहजे में कहा तो बुआ का दिल कट के रह गया। अय्या ने महर के जाने का सबसे ज़्यादा असर लिया था। अब भी वो बुखार से तप रहा था, जबकि रंग पीला पड़ चुका था। मम्मा जल्द मिल जाएँगी अय्यान, बस तुम अल्लाह से दुआ करो। रेहान खुद 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 गमज़दा था। अपने भाई को दिलासा देते हुए बोला। अभी वो दोनों यही बात कर रहे थे जब इनकी टेप ब्लैंक होने लगी। दोनों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। भला इतनी रात को अननोन नंबर से किसका फ़ोन था? रेहान ने वीडियो कॉल अटेंड की तो सामने 5 माह पहले वाले बच्चे से मुलाकात याद आई। तो तुम हमारा नंबर कहाँ से मिला? रेहान ने हैरत से पूछा, जबकि अयान भी सर घुसाकर टैप में देखने लगा। वो छोड़ो, तुम बताओ तुम लोग कैसे हो? ज़मारे के मज़े से पूछने पर रेहान अयान ने एक दूसरे की तरफ देखा। हम ठीक है, तुम कैसे हो? वो दोनों इकट्ठे बोले तो ज़मरे हँस दिया। हम तुम सबसे ज़्यादा मज़े में हैं। मतलब? दोनों ने नासमझी से पूछा। ओ माड़ा, देखो क्या तुम्हारा मम्मा घर से गायब होकर कहीं चला गया है? ज़मारे ने मज़े से कहा तो दोनों फटिया आँखों से देखने लगे। हाँ, मगर तुम्हें कैसे पता? रेहान ने मशकूक लहजे में कहा। हमको ही तो सब पता है। अब तुम साफ लफ्ज़ों में बताओगे तुम क्या कहना चाहते हो? रेहान इसे गिर कर बोला तो ज़मरे मुँह से होकर रह गया। मतलब कि अब जानता है तुम्हारा मम्मा किधर है? इसने सस्पेंस से भरपूर लहजे में कहा तो दोनों हैरत से चीखे। क्या? दोनों के दिल की धड़कनें तेज़ हुई थी। यही ना तुम्हारी मम्मा? ज़मरे ने इनको अपनी और महर की तस्वीर दिखाते हुए कहा तो दोनों बेताबी से खड़े हुए थे। कहाँ है हमारी मम्मा? दोनों एक साथ चीखे थे। जहाँ बहादुर खान महरविश को वहाँ देखकर शिष्ट रह गया था, वहीं शौक महर को भी लगा था। इसे आज भी याद था, हाउस ऑफ के दौरान इसे एक पेशेंट को वहाँ लाया गया था जिसके बाजू पे गोली लगी थी। ये सीधा-सीधा पुलिस केस था, मगर शख्स की दहशत ने सबको मुँह बंद करने पे मजबूर कर दिया था और सोने इस पे सुहागा वो इलाज के लिए किसी को अपने पास भी आने नहीं दे रहा था। जब महरविश यहाँ पहुंची तो एक बंदे को यूं खुलेआम गुंडागर्दी देखकर इसका असली गुस्सा और कर गया था। ये यहाँ इतना शोर क्यों मचाया हुआ है आपने? क्या आप नहीं जानते कि हॉस्पिटल और यहाँ और भी मरीज इलाज के लिए आए हैं? आपकी वजह से रश लग चुका है। बराए मेहरबानी एक साइड होकर बैठ जाइए, ये गुंडागर्दी बाहर सड़क पर जाकर कीजिए। इसने देखे अंदाज में कहा तो बहादुर खान इसे चौंक कर देखने लगा। जहाँ किसी डॉक्टर की इससे ऐसी बात करने की हिम्मत नहीं थी, वहाँ एक आम सी नई लड़की डॉक्टर इसे खरी खरी सुना रही थी। बहादुर खान इसके साथ आने आए बंदे हैरत से अपने मालिक को देख रहे थे जो चुपचाप इस लड़की की बातें सुने जा रहा था। वरना जो आज तक बहादुर जो सामने इनके सामने बोला था वो अगले ही मिनट ज़मीन में खाक की तरह मिला दिया जाता था। हमारा इलाज भी तुम ही करेगा और हमारे बाजू से गोली भी तुम ही निकालेगा। वो ना सिर्फ इसकी बात मानकर खामोशी से साइड पर हो गया था, बल्कि अपने इलाज का भी इसी से कहने लगा था। देखिए मिस्टर, मेरा नहीं ख्याल कि मैं आपका इलाज इस तरह से कर पाऊँगी, जिस तरह से मेरे सीनियर डॉक्टर करते हैं। मैं अभी यहाँ नहीं हूँ। महरविश ने इसे टेढ़ी खोपड़ी को समझाना चाहा। हमने कह दिया तो कह दिया, अब इलाज कराएगा तो तुमसे, वरना यहाँ किसी का इलाज नहीं होने देगा। इसने हवा में एक फायर करते कहा। इस इंसान को अपनी ज़िद पे अड़ा देखकर डॉक्टर ने महरविश को अपने साथ आने की मिन्नत की थी। डॉक्टर की सलाह करने पर महरविश ने पूरे ऑपरेशन के दौरान इनके साथ वहाँ मौजूद रही, जबकि वो नींद बेहोशी की हालत में भी इसे देखता रहा था। जब होश में आया तो महरविश वहाँ से जा चुकी थी। इसने लाख टूटना चाहा, मगर महरविश वहाँ से ना इसे नहीं मिली। वो काफ़ी दिन तक इसी अस्पताल में रहा, मगर वहाँ सुनने को मिला था कि इसने आना ही छोड़ दिया। जो बहादुर खान के दिल में फूटी मोहब्बत की कोमल को कुचल गया था। अब इसे यहाँ देखकर वो वाक़ई हैरान हुआ था। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये सरपरी लड़की तुम्हारी बहन है, जैसा भाई वैसी बहन। अपनी बहन को समझा देना, अगर आइंदा इसने गुलमीने को तंग करने की कोशिश की तो मैं अपने हाथों को बाज नहीं रखूँगी। अपने तरीके से समझा लो इसे, वरना अगर मैं समझाने पे आई तो इसे मेरा तरीका ख़ासा पसंद नहीं आएगा। महरविश एक लफ्ज़ों के आकर कहती वहाँ से जा चुकी थी, जबकि बहादुर खान पीछे मुस्कुराता रह गया। लाला, इस लड़की ने तुम्हारी बहन को मारा, तुम इसे यूँ जाता देखते रहे, इसे कुछ कहा भी नहीं। ज़रीन ने तनफन करती इसके पास आते हुए कहा, जिस पर उसे घूर कर देखने लगा। आइंदा अब तुम्हें इसके साथ बदतमीज़ी करता हुआ ना देखे, वरना इसका अंजाम की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। उँगली उठाकर इसने वार्निंग देते हुए लहजे में कहा और वहाँ से वॉक आउट कर गया। आज सुबह महरविश जल्दी से हॉस्पिटल आ गई थी। सुबह से दोपहर तक काम करने के बाद इसे अपने जिस्म में शदीद थकान महसूस हो रही थी, इसलिए वो कैफ़े में कुछ खाने के लिए बैठ गई। अभी वो बिस्किट खा रही थी कि एक नर्स भागते हुए इसके पास आई और बोली, डॉक्टर साहबा जल्दी चलिए, एक हामला खातून आई है, इनके पैर में गिरने की वजह से मोच आ चुकी है, जिसकी वजह से इनका पैर सूजन का शिकार हो चुका है और वो किसी से दवाई भी नहीं लगवा रही, बहुत चिल्ला रही है, ना ही किसी को करीब आने दे रही है वो। आप हमारे साथ चलिए। इसकी बात सुनते महरविश जल्दी से अपने गले में स्टेथोस्कोप डालते इसके साथ गई थी। मेरे पास मत आना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हमजा कुछ करो, मेरे पाँव
रोते हुए चीख रही थी। जब महविश अंदर दाखिल उसकी आवाज़ सुनी, वो जहाँ थी वहीं अपनी जगह से स्थित रह गई, जबकि डॉक्टर के रूप में महविश को अपने सामने देखकर रमशा अपना हर दुःख दर्द भूलकर एक जगह साकिन होकर महविश को देखने लगी। "महर, तुम ठीक हो?" इसने हैरत से पूछा। ये यकीन तो इसे यहाँ देखकर हमज़ा भी हुआ था। महविश बगैर कुछ कहे आगे आई थी, उसके पाँव का मुआयना किया, उसे मरहम लगा दी थी। जबकि इसके अमल के दौरान रमशा खामोशी से इसे देख रही थी। आँसू बहाना तो जैसे वो भूल ही गई थी। इसके ज़हन में इस वक़्त हज़ारों सवाल गर्दिश कर रहे थे। वो आखिर महर से पूछना चाहती थी कि वो कहाँ चली गई थी, इस वक़्त में वो कहाँ रह रही है। इसे सब सवालों के जवाब चाहिए थे, जिनके जवाब सिर्फ़ मैं ही दे सकती थी, जो मुँह पर चुप का ताला लगाए बैठी थी। इससे पहले कि महर कुछ कहती, इसका फ़ोन ब्लंक हुआ। जैसे ही इसने फ़ोन उठाया, गुलमेने की रोती आवाज़ से उसकी कई बार हुई बात ने महविश के पाँव तले ज़मीन खींच ली थी। "महरम, जल्दी आओ, घर आ जाओ। ज़माने को पता नहीं क्या हो गया, वो साँस नहीं ले रहा, इसकी धड़कन नहीं चल रही थी, वो आगे से कुछ नहीं बोल रहा था। मैं क्या करूँ, मुझे बताओ?" वो रोते हुए चीख रही थी। जबकि महविश के मुँह से अल्फ़ाज़ निकलना बंद हो गए थे। गुलमिन ने बहादुर के साथ फ़ौरन इसे अस्पताल ले आओ, ज़मारे को कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूँगी, बस किसी तरह इसे यहाँ ले आओ कमीने, तुम मुझे सुन रही हो, जल्दी करो, वो चीखते हुए बोली। और ये कहते हुए इसने कॉल काट दी और बाहर की तरफ भागी ताकि ऑपरेशन की तैयारी कर सके। पीछे ही हमज़ा भी गया था नबशाह के कहने पर, क्योंकि वो इस वक़्त मलबे से कुछ में पूछ द दिखता था। बाकी बातें वो इसे बाद में पूछने का इरादा रखता था, क्योंकि अभी ना वक़्त था, ना वक़्त ऐसा था, ना माहौल। ज़मारे को फ़ौरी तौर पे अस्पताल लाया गया था। "मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना?" विश्वहैया ने बड़ी आस से पूछा था। "आप फ़िक्र मत करें लाला, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे," वो स्ट्रेचर के साथ चलती हुई बोली। "मैम, आप आगे नहीं जा सकती," नर्स ने इसके आगे हाथे से रोका। "क्या मतलब नहीं जा सकती? हटिए रास्ते से, क्या आपको दिख नहीं रहा बच्चे की हालत कितनी क्रिटिकल है?" महविश ने नर्स को गिरते हुए कहा। "नहीं मैम, आप नहीं जा सकती, ये रूल्स के खिलाफ है। उन्होंने अभी तक ऑपरेशन की फ़ीस नहीं भरी और डॉक्टर भी इसका ऑपरेशन तक तो नहीं कर सकते जब तक ये पैसे नहीं भरते। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? इस हालत में आप ऐसी बातें सोच भी कैसे सकती हैं?" जैसे महविश ने इसे हटाने आगे बढ़ी। याहिया ने इसे पकड़ा। "विश, मैं पैसों का इंतज़ाम करने की कोशिश करता हूँ, तुम डॉक्टर से बात करो।" याहिया ने शिद्दत से सुर्ख़ होती आँखों को बहने से रोका। कितना बेबस बाप था, जो चाहकर भी अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। इसे साथ विश का भी ख़्याल करना था, जिसका खुद का 8वाँ माह चल रहा था, और वो खुद की हालत की परवाह किए बगैर ज़मरे के हल्कान हो रही थी। डॉक्टर बाहर आए तो इनकी तरफ लपकी। "डॉक्टर, ये नर्स क्या कह रही है? आपको जितने पैसे चाहिए आप मेरी पे में से काट दीजिएगा, मगर खुदारा इस बच्चे को यूँ बेहाल ना छोड़ें," महविश ने नम आँखों से कहा। "महर, अव्वल तो ये रूल के खिलाफ है, दूसरा अभी आपको इतनी पे नहीं है कि आप 5 लाख अदा कर पाएँ, और तीसरी और जब सबसे अहम बात है, इस वक़्त हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट मौजूद नहीं है, वो साथ वाले इलाके में है, और जैसी बच्चे की हालत है, मुझे नहीं लगता वो सर्वाइव कर पाए।" डॉक्टर के शफ़ाक अल्फ़ाज़ों ने वहाँ खड़े हर शख़्स का दिल हिला दिया था। "डॉक्टर, आप मुझे वहाँ का पता दे दें, मैं खुद ले आऊँगी हार्ट, मगर आपको पता करना पड़ेगा कि फिर आप इसका इलाज करेंगी।" महविश ने अपनी बात पर ज़ोर देते कहा। "ठीक है, एज़ यू विश।" डॉक्टर कहता वहाँ से जा चुका था, जबकि वो बहादुर खान को वहाँ छोड़े याहिया के साथ इस जगह जाने को निकली जहाँ इनका हार्ट था। वो जगह आधे घंटे के फासले पे थी। अब देखना ये था कि वो लोग वक़्त पर वहाँ पहुँच भी पाते या नहीं। "यार, कहाँ है ये हसीना? इसने इतनी सुनसान जगह क्यों बुलाया है हमें?" शर्म से सुनसान से खंडहरनुमा कारखाने में दाखिल होते नाक मुँह चढ़ाते हुए एक हाथ से जाला साफ़ करते हुए राहिमा से कहा, जो खुद नाक पर हाथ रख के बदबू बर्दाश्त कर रही थी। "मुझे क्या पता क्या कहने बुलाया इसने, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, बस इसने ये कहा कि महर के बारे में कुछ ज़रूरी बताना है जो फ़ायदेमंद हो।" इसने नाक चढ़ाते हुए कहा। "क्या पता जायदाद की खुशखबरी देनी हो?" शम्स ने खुशी से हाथ मलते कहा। "और क्या पता तुम दोनों का अब इबरतनाक अंजाम होना हो।" दाऊद की आवाज़ पर वो ऐसे शौक से पलटे जैसे भूत देख लिया हो। "तो तुम दोनों के मुँह से टूट कर निकला, हाँ मैं तुम्हारी मौत जैसी।" दाऊद शाह ने इशारा किया। "इन दोनों के नीचे ज़मीन खिसकी और वो दोनों नीचे गड्ढे में जा गिरे जहाँ कॉकरोच और बिच्छू थे। देखते ही देखते इन शरारती जानवरों ने दोनों पर काटना शुरू कर दिया। आहा! दोनों की दिल लर्ज़ा देने वाली चीखें वहाँ गूंज उठी थी। "दाऊद, हमें जाने दो प्लीज़, मैं माँ हूँ तुम्हारे बच्चे की।" रामा हलक के बल चीखी, डर के मारे वो बेहोश होने को थी। "तुमने रहम किया अपने सगे बच्चों पर, मेरी मेहर पर। तुम्हारी वजह से मैं आज अपनी मेहर से दूर हूँ, तो फिर तुम्हें कैसे खुशियों में रहने देता, जो फ़साद की जड़ है?" इसने सफ़ाक लहज़े में कहते गड्ढे पे जाली खिसका दी। "और दाऊद, मुझे निकालो, वरना मैं तुम्हें अंदर करवा दूँगा। तू जानता नहीं मुझे।" शम्स चीखा। "भौंकता रहे, क्योंकि कुत्तों का काम तो भौंकना ही है, और वैसे भी अपनी इज़्ज़त तो मैली रखने वाले का मैं यही हाल करता हूँ।" दाऊद वहाँ से ये कहता जा चुका था, जबकि पीछे सिर्फ़ इन दोनों की दर्दनाक चीखें और मदद की पुकार रह गई थी। सब अपने अंजाम को पहुँच गए थे, बस इंतज़ार तो महर का, जो इस रूट का पता नहीं कहाँ चली गई थी। वो दोनों आधे घंटे का सफ़र करके इस अस्पताल में पहुँचे थे जहाँ हार्ट था, वहाँ भी लोगों का एक ही रटती पैसा, "खुदा रहम करे, मेरा बच्चा मौत के मुँह में है, हम इंतज़ार नहीं कर सकते।" महर ने अश्क बहाते कहा। "सुबह से भाग-दौड़ करते इसे चक्कर आने लगे थे, वो गिरने लगी तो याया ने इसे कंधों से थामा। बीबी, पैसे तो पैसे हमें दो और ले जाओ। दिल लाख 3 लाख वो जमा करवा चुका था, बाकी बचे थे 2 लाख जिनका इंतज़ाम नहीं हो पाया था। ये अंगूठी रख ले, ये हीरे की है, अभी हमारे पास वक़्त नहीं है, इसे बेच कर
पैसे ला सके, मैं ये दोबारा ले जाऊँगी। महर ने दाऊद की दी हुई हीरे की अंगूठी को बतौर गिरवी रखवाया कि ना करते भी इस लड़के को मानना ही पड़ा। वो आँसू पोंछते वहाँ से किसी से टकरा कर गुज़री, मगर इसके पलटने का वक़्त ना था। अगर पलट कर देखती तो पता चलता वो शख़्स कोई और नहीं, दाऊद है। महर को अपने से दूर जाता देखकर दाऊद के मुँह से शिकस्ता लफ्ज़ों से निकला। दाऊद भैया कहने के आलम में महर को देखी जा रही थी। क्या वो महर ही थी? इसकी महर, इसकी मोहब्बत, बीवी इसकी मोहब्बत, और अगर थी तो फिर इसके साथ कौन था? नहीं, वो महर नहीं हो सकती। इसने सरगोशी की, मगर मेरी आँखें महर को पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। इसने कशमकश के आलम में खुद से कहा, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने अभी महर को यहाँ से जाते देखा है। जुनैद हड़बड़ाकर उसके पास आता बोला, चेहरे पर जो पुरजोश के तासुरात थे। तो वो महर ही थी। दाऊद होलक से बड़बड़ाया, सर अगर आपने मैम को देख ही लिया तो इनको रोका क्यों नहीं? जुनैद ने झंझला कर पूछा तो दाऊद होश में आया, फ़ौरन बाहर को भागा जहाँ अब महर का नामो निशान नहीं था। शिट मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ? मेरी महर मेरे सामने थी और मैंने इसे छुआ तो क्या मिल भी नहीं पाया। तुफ़ है तुझ पर तो दाऊद, तुफ़ है। इसने माथा मसलते कहा, सर वो यहाँ क्या करने आई थी? क्या आपने नहीं देखा? जुनैद ने फ़ौरन दाऊद से पूछा, जो चौंक कर सीधा हुआ और अंदर रिसेप्शन की तरफ भागा। वो लड़की क्या करने आई थी यहाँ? दाऊद ने फूलते सांस के दरमियान पूछा। ओ भाई सबर सबर, यहाँ तो कितनी लड़कियाँ आई, तुम किसकी बात कर रहे हो? अब क्या मैं हर लड़के का हिसाब रखूँगा? इसने तब का आगे से जवाब दिया तो दांत कचकचा के रह गया। मैं इस लड़की की बात कर रहा हूँ जिसने हीरे की अंगूठी तुम्हें दी है, मैंने खुद देखा। अब सच बताओ यहाँ क्यों आई थी? दाऊद के सर लहजे में कहने पर इसने ऊपर से नीचे तक दाऊद को देखा। कौन हो तुम भाई, और मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? इसने मशहूर लहजे में पूछा। दाऊद को अपना सबर साफ साफ हाथों से छूटता हुआ महसूस हुआ। देख साफ साफ बता रहा हूँ, जो यहाँ से गई हो मेरी बीवी थी। अगर अब तूने तुझसे सवाल किया तो तुम किसी से कुछ पूछने लायक नहीं रहोगे। अब जल्दी जल्दी बता दे वो क्या कहकर गई है, वरना अगले सेकंड मुझे तुझे ऊपर पहुंचाने में एक लम्हा नहीं लगेगा। इसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली, इसके कमरे से लगाते मुस्कुराते लहजे में कहा, यहाँ तक कि इस आदमी का सांस तक सूख गया था। बताता हूँ। इसने फौरन सब फर बता दिया। वो औरत अपने बच्चे के ट्रांसप्लांट के लिए दिल मांगने आई थी, मगर इसके पास पैसे नहीं थे। तभी वो मुझे अपने हीरे की अंगूठी गिरवी रखवा गई है, ताकि जब इसके पास पैसे हों तो वो मुझे लौटा दे। इसने थूक निकलते कहा, बच्चा कौन सा बच्चा? महर, और मेरा तो कोई बच्चा नहीं। फिर महर किसके साथ थी? दाऊद का सर फटने को हुआ था। जुनैद, कुछ भी करो ढूंढो महर को, वरना मुझे कुछ नहीं पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। इसने शिकस्ता लहजे में कहा, बाहर की तरफ चल दिया। पीछे जुनैद इसे तासुब से जाता हुआ देखने लगा। महर लोग जैसे ही दिल लेकर वहाँ पहुँचे, वहाँ डॉक्टर हमारे को ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे। 4 घंटे देख चुके थे, मगर डॉक्टर का कुछ पता नहीं था। महर का परेशानी से बुरा हाल था। बहादुर खान और याया दीवार से टेक लगाए परेशानी के आलम में खड़े थे, जबकि गुलमीने को बार बार बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। इसी से नींद का इंजेक्शन लगाकर महर वार्ड में छोड़ आई और खुद ऑपरेशन थिएटर की लाल रोशनी को देखी थी, जहाँ इसकी जान अटकी थी। जमाने ने इसे अपने बच्चे की तरह अजीज था। जब भी वो इसे मोरे को कहकर पुकारता तो उसे हमेशा रेयान रेयान की याद आती थी। और अब वो इसके साथ नहीं था तो वो खुद को तना महसूस कर रही थी। डॉक्टर्स बाहर आते, सब डॉक्टर फ़ौरन डॉक्टर की तरफ लपके। डॉक्टर जमारा कैसे, अब तो ठीक तो है ना? वो सबने एक साथ सवाल किया था, जबकि डॉक्टर से देखने लगा। आई एम सो सॉरी टू से दिस बहर, हमारी की बॉडी आगे से रिस्पॉन्स नहीं कर रही। हमने तो ट्रांसप्लांट कर दिया है, मगर हमें डर है कि वो कोमे में जा चुका है। डॉक्टर के लफ्ज़ों ने इसकी पैरों तले ज़मीन खींच ली थी कि पीछे को लड़खड़ाई, या भी नीचे बैठ चुका था। इसमें खड़े होने की ताकत बाकी नहीं बची थी। अब भला वो गुलमिने को क्या जवाब देगा, जिसकी उम्मीदें इसी से टिकी थी। जुनैद, बच्चे कहाँ हैं? दाऊद ने घर आते ही खामोशी महसूस की तो पूछा, सर बुआ आपसे पूछ के ही तो बच्चों को दूसरे इलाके में अपने घर लेकर गई हैं, ताकि बच्चों का दिल बहल सके, क्योंकि वो महर मैडम की जाने से कमरे के होकर रह गए थे। यहाँ तक कि इनकी तबीयत भी काफ़ी बिगड़ गई थी। आपसे वो मिलना नहीं चाहते थे, तभी तो इन्हें बुआ अपने साथ ले गए और आपने इजाज़त दे दी थी बच्चों के कहने पर। जुनैद ने इसे याद दिला तो दाऊद को याद आया। वो सर झटक के रह गया। महर के जाने के बाद इनके घर का शरीजा बिखर कर रह गया था। महर थी तो खुशियाँ थी, और महर नहीं थी तो खुशियों का कोई नामो निशान भी नहीं था। प्लीज़ वापस आ जाओ महर, दाऊद ने अपने दिल से कहा। टिक 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 दरवाज़ा खटखटने की आवाज़ पर महर, जिसने गुलमीने को बमुश्किल सुलाया था, चौंक कर उठी। ज़मारे की हालत के बाद गुलमीने पागल होकर रह गई थी। घुटनों घुटनों रोती रही, पर या फिर ज़मरे की तस्वीर को ही देखती रही। वो खुद को ज़मारे की हालत का कसूरवार समझने लगी थी, मगर इस वक्त में महर ने इसका पूरा साथ दिया था। महर इस पर लिहाज सही करते बाहर आ गई। जैसे इसने बाहर का दरवाज़ा खोला तो सामने मौजूद चेहरों को देखकर इसका दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया था। इन दो चेहरों को देखने की से कितनी तमन्ना की थी, और ये तमन्ना ये ख्वाहिश इसकी अब जाकर पूरी हुई थी। क्या ख्वाब इस तरह भी हकीकत में बदलते हैं? इसने आंसू बहाती आंखों से इन्हें देखता सोचा, जो मम्मा की गर्दान करते लम्हे की भी देर के बगैर इसे जा लपटे थे। मम्मा कहाँ चली गई थी आप? आपको पता है हम कितना डर गए थे, ऐन ने रोते हुए कहा।
मम्मा अब हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे, बाबा ने आपको हम बहुत ढूँढा मगर आप कहीं नहीं मिली। रेहान ने अपने आँसू साफ़ करते इसका दामन कसकर हाथों में दबोचते कहा जैसे इसके चले जाने का डर हो। वो दोनों इसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे, जबकि मैंने ने खुद भी इन्हें मोहब्बत से अपनी छाँव में बिठाया हुआ था। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, वो बार-बार इनका माथा चूमती, ममता की प्यासी के बुझ ही नहीं रही थी। लेकिन तुम लोग यहाँ पहुँचे कैसे? किसने बताया तुम्हें कि मैं यहाँ हूँ? इसने एकदम चौंकते हुए इन दोनों को पीछे करते मशहूर लहजे में पूछा। अगर वो इस तक पहुँच चुके थे तो फिर दाऊद भी आसानी से इस तक पहुँच सकता था। इस बात ने इसे परेशान कर दिया था। मैं लेकर आई हूँ इन्हें यहाँ। इसने दरवाजे की तरफ चौंक कर देखा तो बुआ ने अंदर दाखिल होते हुए नम आँखों से देखा। बुआ आप? इसने हैरानी से कहा, लेकिन क्योंकि यहाँ का पता तो इसने बुआ को भी नहीं दिया था। डरो मत बेटा, तुम्हारे यहाँ होने का इल्म दाऊद को नहीं है। मुझसे बच्चों ने तुम्हारा पता दिया और मैं फ़ौरन इन्हें तुम्हारे पास ले आई। तुम्हारी दूरी से बच्चे कल-मिला कर रह गए थे, ना खाने की होश, ना पीने की। यहाँ तक कि दाऊद से बात करना तक छोड़ चुके थे। जब तक तुम्हारी माँ को वापस नहीं लाओगे तो तब तक वो बात नहीं करेंगे। बुआ के कहने पे एक नज़र इसने रेयान अयान को देखा जो बेहद खुशी से इसी को देख रहे थे। सुतेले थे और वो इस दुनिया में सबसे बढ़कर कदर भी इसी की इन्हीं 2 रिश्तों ने की थी। इसके लिए अपने सगे बाप तक की नाराज़गी मोल ली थी। बेटा ऐसा क्यों किया आपने? बहन ने गले लगाकर नम आँखों से पूछा। क्योंकि हमारी मम्मा सबसे बेस्ट है और आप भी तो डैड से नाराज़ होकर गई थी क्योंकि उन्होंने गंदी आंटी की वजह से आपको डाँटा। फिर हम इनसे क्यों बात करते? आयन ने मुँह मसलते कहा। तो एक भूली भटकी मुस्कुराहट के चेहरे पे आ ठहरी। मगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं बताया यहाँ का पता कैसे मिला? इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और इस बात में सर हिलाकर महर की तरफ देखते ही यकज़बान होकर बोले, हमें आपके बारे में ज़मरीन ने बताया था। ज़मरीन ने? वो शश रह गई। वो मासूम तो कोमे में था, फिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ? मगर कब बताया था? वो बेचैनी से बोली। 1 वीक पहले इसकी वीडियो कॉल आई थी, फिर इसी ने हमें बताया तो हम बहुत शॉक हुए, लेकिन जब इसने आप पे कैमरा किया तो फिर हमें यकीन आया कि आप वाक़ई यहाँ हो। इसने हमसे कहा था जितनी जल्दी हो सके यहाँ जाओ, हम अपनी दोस्त को उदास नहीं देख सकता। रेयान ने बताया तो उदास हो गई थी। कुछ दिनों में जो बचा इसकी जान बन गया था। इसकी उदासी दूर करने के लिए इसने इतने जतन किए। अब जब इसकी उदासी दूर हो गई थी तो वो खुद इससे बहुत दूर चला गया था, जिसने महर के दिल को और गमगीन कर दिया था। मगर मम्मा वो है कहाँ? इन दोनों के पूछने पर इसने एक नज़र इन दोनों को देखा और बोली, बेटा भाई की तबीयत ख़राब है ना, इसलिए वो हॉस्पिटल गया है। जब ठीक हो जाएगा तो फ़ौरन आ जाएगा। इसने अपने आँसू ज़बरदस्ती साफ़ करते कहा। क्या मम्मा इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है? रेयान ने परेशानी से पूछा तो रेयान भी इसका चेहरा देखने लगा। सारी बातें इधर ही कर लोगे या अंदर भी चलोगे? चलो आओ अंदर, मैं अपने बच्चों को इनकी पसंद की चीज़ें बना कर खिलाती हूँ। इसने रेयान की बात को नज़रअंदाज करते कहा। बुआ इसकी हालत देख के जान चुकी थी महर सिर्फ अकेली नहीं थी बल्कि इसके साथ एक और जान जुड़ी थी और वो खुश थी कि चलो कोई कड़ी तो है दाऊद और महर के दरमियान जो इन्हें मिलाने का ज़रिया बनेगी। मगर वो ये नहीं जानती थी कि महर ये ज़रिया भी ख़त्म कर देगी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई आया दाऊद के बच्चों को देखकर अपनी जगह से खड़ा हुआ था। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इसने महर को देखते संजीदगी से आज इसकी चुप्पी लग चुकी थी क्योंकि याया ने इसे दाऊद से चिड़ी हर चीज़ से दूर रहने का कहा था। क्या दाऊद भी जानता कि ये दोनों यहाँ हैं? क्या वो तुम्हारे इस पते से वाकिफ़ हो चुका है? याया ने संजीदगी से कहा, नहीं दाऊद को नहीं पता ये लोग यहाँ हैं। इन्हें भी ज़मरे ने ही यहाँ का पता दिया था। या ज़मरे की ज़िक्र पे याया की आँखों में दर्द उठा था जो कि नाकाबिले बर्दाश्त था। वो जानता था कि ऐसी हरकत से ज़मरे ही कर सकता था। वो अपने बच्चे की हर एक आदत से वाकिफ़ था। बहरहाल जो भी था याया महर पर कोई भी दबाव नहीं डालना चाहता था। वो चाहता था कि महर खुद अपनी रज़ामंदी से अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करे। इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर कमरे में चला गया जहाँ इसे अपनी बीवी को ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त देना था। महर इन्हें अंदर लेकर ले गई थी और इन दोनों की पसंद का खाना बनाकर आज महर ने इन दोनों को अपने हाथों से खिलाया था, जिन्होंने ना जाने कितने माह बाद पेट भर कर खाना खाया था और खाते भी क्यों नहीं, खिलाने वाली इनकी माँ जो थी। बुआ ने भी महर के कहने पे चुप साथ दी थी, ना ही महर के वहाँ आने का होने का किसी को इल्म था, ना ही किसी ने बताया। हमज़ा और रमशा इसे लाख समझाते कि वो दाऊद के पास लौट जाए, मगर वो भी इस बार ज़िद पर अड़ी थी कि दाऊद इसे खुद ढूँढे और अपनी मेहनत से घर लेकर जाए। वो नहीं चाहती थी कि कोई तीसरा इनके दरमियान आए, क्योंकि अब महर किसी भी तरह अपनी इज़्ज़त नफ्स से कोई ठेस बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि दाऊद एक बार इसके पास आए और सारी तलख़ियाँ इन दोनों के दरमियान से मिटा दे। देखते-देखते वक़्त गुज़रता चला गया और 2 से 3 माह कैसे गुज़र गया पता ही ना चला। आज महर की डिलीवरी थी, सब परेशान हाल ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे। इस अरसे में गुलमीना ने महर का अपनी सगी बहनों की तरह ख़्याल रखा था। ज़मरे के बेहोश वजूद के साथ वक़्त गुज़रने के साथ वो महर का भी भरपूर ख़्याल रखती। वो जानती थी कि इस वक़्त में महर को दाऊद की ज़रूरत है, मगर इसकी अदम मौजूदगी में गुलमीना ने इसके भरपूर साथ दिया था। वो इसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देती। वो अपने बेटे की दूरी बर्दाश्त कर रही थी, मगर वो ये नहीं चाहती थी कि महर भी अपना बच्चा खो दे। इसलिए वो तमाम तर सहूलत इसे फ़राहम करती रही जो कभी इसे मुयस्सर न थी। अभी वो परेशानी से बाहर खड़ी इसके लिए दुआ की थी जब डॉक्टर दरवाज़ा खोलकर बाहर आई और एक गोल-मटोल सा सुर्ख़ और सफ़ेद वजूद लाकर याया की बाहों में दिया। मुबारक हो, रहमत हुई। याया की खुशी के मारे आँसू से लबरेज़ आँखें झलक पड़ी थी। रमशा और हमज़ा ब्लोनर और पार्टी पे पॉपर्स लेकर धावा बोलते हुए अंदर दाखिल हुए थे।
जहाँ महरविश नम आँखों से मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। रमशा और रमज़ान गुब्बारे इतराफ़ में लगाती थी, जबकि रेयान ने एक साथ पार्टी पॉपर्स फोड़े थे, जिससे चारों तरफ का माहौल खुशगवार बन गया था। जबकि बादल खान इस खूबसूरत लम्हे को फ़ोन में कैद कर रहा था। गुलमेहर भी महर की खुशी में खुश थी। याया ने सबसे पहले अपनी गोद में भरा नाजुक वजूद आकर महविश की गोद में डाला, जिसे देखकर महर की आंखें झलक पड़ी थी। इस बच्ची ने पहली बार आंखें खोलते महर को घूर कर देखा। माँ के लम्ब से इसने उठने पर मजबूर कर दिया था। वो बिल्कुल अपने बाप पर गई थी। इसकी शक्ल खुद ब खुद दाऊद से मिलती थी, जिसे देखकर महरविश और अफसरदा हो गई थी। मगर इसने अगले ही लम्हे अपनी उदासी को झटका उस प्यारी सी परी का माथा चूमा और अपने अंदर तक का सुकून उतरता महसूस किया। मगर ये सुकून सिर्फ कुछ ही लम्हों का था। महर ने गहरी सांस भरते अपने फैसले पर अमल करने का सोचा और अपनी जगह से हिम्मत करती उठी। डर से इसके चेहरे पर जबकि तासुरात उभरे थे, सारे इसे वहीं रुकने का कहने लगे, मगर वो हर की बात नज़रअंदाज करती उठी। महर, ये तुम क्या कर रही हो? लेट जाओ अभी, इससे पे ताज़ा है, तुम्हें दर्द होगा। रमशा ने इसे गिरकर कहा, मगर उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर मुश्किल अपने पाँव पे खड़ी हुई और इस का नन्हा वजूद लेकर गुलमिने की तरफ बढ़ी, जो दरवाजे में खड़ी नम आँखों से इसको देख रही थी। एकदम अचानक महर को अपनी तरफ आता देखकर वो हैरान हुई। चौंकी तो वो तब जब महर ने इस परी का वजूद इसकी गोद में डाल दिया था। गुलमिने हैरत से आंखें फाड़े से देख रही थी, उसे समझने की कोशिश करती, आखिर महर चाहती क्या है? महर, ये तुम क्या कर रही हो? गुलमिने ने महर को रोकना चाहा। मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए, एक बेटी को इसकी माँ से मिलवा रही हूँ। इसकी बात पर गुलमिने की आंखों में आंसू बेमोल होते गिरते चले गए। रमशा ने हैरत से हमजा की तरफ देखा, जो समझते हुए उसे तसल्ली देने लगा। या भी हैरतज़दा था, कितना बड़ा दिल था इस लड़की का, जो अपने जिगर के टुकड़े को किसी और की गोद में डाल रही थी, सिर्फ इस औरत का एहसास करते जो अपने बच्चे से दूर थी। इस दूरी की बर्दाश्त कर रही थी। महर, हम इसे नहीं ले सकता। हम तुम्हारे बच्चे को तुमसे दूर कैसे कर सकता है भला? हम भी एक माँ है, हम भी जानते हैं कि अपने जिगर के टुकड़े को अपने से दूर करना लाखों करोड़ों बार मरने के मुतारिफ है। इसने रोते हुए महर को समझाना चाहा, जो इतने मसनूई गुस्से से घूरने लगी। तो क्या तुम्हें मेरी बेटी प्यारी नहीं लगी, जो तुम इस तरह कह रही हो? इसकी बात पर गुलमैन ने तड़प कर इसे देखा और नफ़ी में सर हिलाया। ये तो खुदा का तोहफा है, बिल्कुल आसमान से उतरा परी जैसा है, भला हम इसको नापसंद कैसे कर सकता है? गुल मैंने इनसे पूछते फ़ौरन इसे नाज़ुक वजूद को अपनी गोद में लेकर चटाचट चूम लिया, जिसे देखकर महर दिल से मुस्कुरा दी थी। खैर, ये सब सही नहीं है। याया ने भी आगे होकर से समझाना चाहा। लाले, मैं सब जानती हूँ, मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है। मेरी बेटी आप दोनों के साए में खुश रहेगी, ना ही इसे कभी कोई तकलीफ होगी। फिर भला मैं इससे दूर थोड़ी जा रही हूँ, मैं भी तो आपके साथ ही पास ही रहूँगी। मेरी बेटी मेरी नज़रों के सामने ही पले बढ़ेगी। फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि वो किसकी गोद में पली बड़ी है? इसे इसकी दूसरी माँ पाल रही है, यही मेरे दिल की खुशी का बाइस है। महर ने अपने जवाब से याया को खामोश करवा देता है, जबकि बुआ दिल गिरफ्ती से सोचती थी कि जब दाऊद को पता चलेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। मामा, हमें भी हमारी बहन देखनी है। अयान ने बाजू को आगे करते हुए कहा था। गुलमिन ने फ़ौरन इसको अयान की गोद में दिया, जो इसे चटर चुभने लगा। यही हाल रेहान का भी था। दोनों इसको चुपक ही गए थे, जबकि बड़े सुकून से दोनों की छोटी परी के साथ नन्ही ने शरारतें करते देखकर हंस पड़े थे। ये दोनों तो अभी इसे नन्ही परी के लिए इतने पॉजिटिव थे, तो मैं सोच कर परेशान हो चुकी थी कि बाद में इनका क्या हाल होगा जब इन्हें अपनी बहन से दूर जाना पड़ेगा। रात को अयान और रेहान महर के पास लेटे हुए थे। सुबह से शाम तक वो नन्ही परीशे को चुपके रहते थे। अब भी महर ने ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आई थी। मम्मा, ऐसा नहीं हो सकता, परीशा हमेशा हमारे साथ रहे, क्योंकि वो तो हमारी बहन है ना? अयान मौसम से पूछा तो महर ने इसे घूरती हुई नज़र से देखा और कहा, अयान बच्चा, मैंने आज तो आपके मुँह से ये बात सुन ली है, मगर आइंदा ना सुनूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं ना कि हमारे की हालत कैसी है। इसकी मम्मा इसके लिए कितना परेशान और उदास रहती हैं। इनके पास इनका कोई दूसरा बच्चा भी नहीं, जबकि मेरे पास तो आप जैसे दो बहादुर बहादुर शेर हैं। मगर इनका क्या, वो तो ज़मरे के बाद अकेली पड़ गई है ना? अगर अब आप परेशा को भी साथ ले लोगी तो कैसे रहेंगी, कभी सोचा आपने? इसकी बात को रियान अयान दोनों बहुत ही गौर से सुन रहे थे। खातन खामोश समझ भी गए थे। महर की बातें ऐसी गहरी होती थी, जो इनके दिलों पर अक्सर गहरा असर छोड़ जाती थी। क्या अब भी आप दोनों मुझसे कोई सवाल करना है? महर ने इन दोनों को चाचती नज़रों से देखते हुए कहा, तो दोनों ने मासूमियत से नफ़ी में सर हिलाया, क्योंकि वो जानते थे कि इनकी माँ कह रही है, वो 100% सच था। अगर ज़मरे आज ना होता तो वो कभी भी अपनी माँ से ना मिलना पाते। वो ज़मरे ही था जिसकी वजह से अपनी माँ के पास बैठे थे। अब इन्हें ज़मरे के अलावा कुछ करना था, इसलिए वो खामोशी से अपनी बहन ज़मरे की माँ के हवाले कर चुके थे, ताकि वो कभी उदास ना हो। वक्त का काम है गुजरना, और एक वक्त की ये खूबी है कि वो जैसा भी हो गुजर ही जाता। देखते देखते 6 माह का अरसा और गुजर चुका था। रेहान अयान को महर समझाकर वापस भिजवा चुकी थी। अब वो इससे फ़ोन कॉल पर बात कर लेते थे। अगर वो ज़्यादा याद आती तो जुनैद के साथ मिलने चले आते थे। हाँ, जुनैद भी इससे वाकिफ़ हो चुका था, मगर महर ने इसे कसम देकर दाऊद को कुछ भी बताने से मना कर दिया था। महर का इस पर बहुत बड़ा एहसान था, तभी इसने खामोशी में रहना बेहतर समझा। बच्चों ने दाऊद से भी अपना रवैया काफ़ी हद तक बेहतर कर लिया था, वो भी महर के समझाने पर। आज डॉक्टर्स की पार्टी थी, जहाँ महर भी शरीक थी,
اور شہر کے بڑے بزنس مین بھی، جن میں حمزہ بھی شامل تھا۔ تبھی میں رمشا کے ساتھ وہاں تیار ہو کر پہنچی، جہاں ہال کو نہایت خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا تھا، جبکہ روشنی چاروں طرف میں پھیل کر اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ ڈاکٹرز کا الگ جبکہ بزنس مینس کا الگ فلور پر فنکشن آرگنائز کیا گیا تھا۔ مہر کا دل صبح سے آج ایک الگ دھڑک پر دھڑک رہا تھا، جیسے آج کچھ ہونے والا ہو۔ رمشا مہر سے ایکسکیوز کرتی، میں تھوڑی دیر کے لیے حمزہ سے ملنے بزنس پوشن میں آ گئی تھی۔ مہر کو ایک دم گھٹن ہونے لگی تھی، تبھی وہ دوسری جانب بڑی، باہر نکلتے اسے دوسرے پوشن سے کسی کے گانے کی آواز آنے لگی تھی۔ اس کے قدم نہ چاہتے ہوئے اس طرح بڑھتے چلے گئے جہاں ہال میں نیم اندھیرا تھا، اور سپاٹ لائٹ کی روشنی میں ایک شخص اس کی طرف پش کیے پیانو پہ انگلیاں چلا رہا تھا، جو فضا میں نہایت دلکش دھن بکھیر رہا تھا۔ اس کی آواز سے مہر کی دھڑکنیں سست ہونا شروع ہو چکی تھی۔ آج داؤد کو زبردستی حمزہ پارٹی میں لے آیا تھا، اس نے جانے کتنے عرصے سے پارٹی اٹینڈ نہیں کی تھی۔ حمزہ کے اصرار پہ اسے پارٹی میں آنا پڑا تھا۔ مہر کے جانے کے بعد اس کی حمزہ سے کافی گہری دوستی ہو چکی تھی، تبھی اس کے بار بار اعتراض کرنے پر آیا تھا۔ آج بھی اس کا موڈ سخت خراب تھا، اور ان کے ساتھی نے داؤد سے گانے کی فرمائش کی تھی، جو ان کو منع کرنے لگا۔ حمزہ کی بات پر سوچ میں پڑ گیا۔ پلیز داؤد، میں ہے مہر کے لیے صحیح مگر ایک گانا تو گا دو۔ داؤد کو یاد آیا کہ مہر کو اس کی آواز کتنی پسند تھی، اس نے کتنا چاہتا کہ وہ اس کے لیے گائے۔ اسے یاد آیا جب مہر اسے گانے کی فرمائش کیا کرتی تھی اور پھر کتنی دیر اس کی آواز میں کھوئی رہتی۔ داؤد کی یادوں میں وہ لمحہ تازہ ہوا تھا جب ایک بار مہر نے اسے کہا تھا، سنیے مہر، وش کی دلربا لہجے میں کہنے پر داؤد قربان ہوا تھا۔ سنیے جانا، اس نے فرختہ کہتے ہوئے مہر کی ہر ادا پر اسے نرالی لگتی تھی۔ اگر کبھی میں آپ سے دور چلی گئی تو میری یاد میں کون سا گانا گائیں گے؟ اس نے داؤد کے کندھے پر ڈیوری ٹکاتے اپنے لفظوں سے اس کی جان نکال دی تھی۔ میری جان، ایسی باتیں کر کے کیوں مجھے دکھ دیتی ہو؟ اس نے دکھ سے کہا تو مسکرا دی۔ بتائیں نا، تمہیں ایسا کیوں لگا کہ تمہارے جانے کے بعد میں گانا گاؤں گا؟ اس نے گھٹتے ہوئے پوچھا تو کھلکھلا کر ہنس دی۔ پھر بھی ایسے نہ صحیح تو کیا پتا، اگر آپ گانا گائیں میری یاد میں تو شاید میں آپ کے پاس واپس آ جاؤں۔ اس نے کہیں کھوئے ہوئے کہا تو داؤد چونک گیا۔ مہر، کیا پتا آپ کا گانا میرے دل کو چھو جائے اور میں آپ کے پاس آ جاؤں۔ بتائیں نا، ایسا کون سا گانا گائیں گے آپ جسے سن کر میں خود آپ کے پاس آنے سے نہ روک پاؤں؟ داؤد نے اس کی ضد کو ایک گہری نظر سے دیکھتے گٹار پر دھن چھیڑی۔ تیرے جانے کا غم اور نہ آنے کا غم، پھر زمانے کا غم کیا کریں؟ راہ دیکھے نظر رات بھر جاگ کر، پھر تیری تو خبر نہ ملے۔ بہت آئے گی یادیں مگر اس بار تمہیں آنا ہے، ارادے پھر سے جانے کے نہیں، لانا تمہیں آنا ہے۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کب اس نے مہر کو سوچتے گانا شروع کرتے پیانو پہ دھن بکھیرنی شروع کر دی تھی۔ بہت آ گئی یادیں مگر اس بار تمہیں آنا ہے، ارادے پھر سے جانے کے نہیں، لانا تمہیں آنا ہے۔ جیسے ہی یہ لائن بولتے آنکھیں کھلتی سے مہر نظر آئی، جس سے اپنی کی جگہ کھڑی حیرت سے تک رہی تھی۔ داؤد کی انگلیاں وہیں تھمی تھی اور ساتھ اس کی آواز بھی۔ مہر، ایک سرگوشی کی مانند مہر کا نام اس کے منہ سے نکلا تھا۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آتا اس کی طرف بڑھنے لگا، جو باہر کی طرف بھاگی تھی وہ اس کے پیچھے۔ مہر، رک جاؤ، وہیں رکو، اس سے آگے ایک قدم بھی مت بڑھانا۔ داؤد نے بڑھ کر پیچھے سے آتے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے کھینچ کر اپنے سینے میں بیج لیا تھا۔ دونوں کی سانسیں تیز بھاگنے کی وجہ سے پھول چکی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کی تیز دھڑکتی دھڑکنوں کو محسوس کر سکتے تھے، جو آج ایک الگ ہی لے پر دھڑک رہا تھا۔ اور دھڑکتی بھی کیوں نہ، آج وہ اتنی وقت بعد ایک ساتھ ایک دوسرے کے پاس تھے، چاہے ان کے درمیان کوئی دوری نہیں تھی، کوئی تیسرا نہیں تھا۔ کیوں آخر کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں کیا مجھے چھوڑ کر تنہا چلی گئی؟ کیا سزا دینے میں مزہ آتا ہے تمہیں؟ کیا کوئی خوشی ملی ہے تمہیں؟ داؤد نے شدید ضبط سے سرخ بہتی آنکھوں سے مہر کو اپنے سامنے کر کے پوچھا، جس کی خود کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ جانتی ہو ہر پل دردناک تھا وہ، جس پل میں تم نہیں تھی میرے ساتھ۔ تمہارے جانے کے بعد یہ جانا تنہائی کی اذیت کیا ہوتی ہے، اپنوں کے روٹھ جانے سے اپنا جانا کیسا ہوتا ہے۔ خدا را، اس سزا کو ختم کر دو اور سونپ دو خود کو مجھ کو، تاکہ سنبھال کر رکھ سکوں تمہیں۔ وعدہ رہا یہ تم سے کہ ایک بار بھی گستاخی ہوئی ہے، وعدہ رہا یہ تم سے کہ میں اب ایک بار بھی گستاخی مجھ سے محبت میں تو تمہارے ہاتھ سے سزا لوں گا، اپنے ہاتھوں سے جان لینا، میرے اف بھی نہیں کروں گا، بس ایک بار لوٹ آؤ۔ مہر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہر ایک لفظ پہ ایمان لے آئی تھی۔ آخر کب تک وہ دور رہتی اپنی محبت سے؟ آخر اس کا بھی تو خوشیوں پر حق تھا نا۔ دونوں کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ منہ سے الفاظ تک نہیں نکل رہے تھے۔ مجھے تو جانا ہی تھا، جب تمہاری زندگی میں میری کوئی جگہ ہی نہیں تھی تو میں وہاں رہ کر کیا کرتی؟ مہر نے خفی سے شکوہ کیا تھا، جس پر داؤد نے تڑپ کر نفی میں سر ہلا اور کہا، ایک تو تمہاری تو جگہ ہے میری زندگی میں، مگر اس بات کا احساس مجھے تمہارے جانے کے بعد ہوا۔ زندگی کسے کہتے ہیں، مسکرانا کسے کہتے ہیں اور جینا کسے کہتے ہیں، یہ تو میں نے تمہارے ساتھ رہ کر سیکھا تھا۔ مگر تمہارے بعد روگ کسے کہتے ہیں، زندگی اجڑنا کسے کہتے ہیں، کسی کو یاد کرنا کتنا تکلیف ہے، یہ میں تمہارے جانے کے بعد سیکھ چکا ہوں۔ مگر یقین کرو یار، اس سے دل میں بہت درد ہوتا ہے۔ داؤد نے اذیت سے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ داؤد کا چہرہ دیکھنے لگی، جو پہلے جیسے نہ رہا تھا، بہت بدل گیا تھا۔ وہ شیو بڑی ہوئی تھی، رنگ پیلا اور آنکھوں کے گرد ہلکے۔ اس کا داؤد ایسا تو نہ تھا؟ کیا اس نے داؤد سے دور جا کر واقعی غلطی کیا تھا؟ میں سوچ کر رہ گئی، مگر اب میں تمہیں کہیں جانے نہیں
दूंगा, अपनी पनाहों में छिपा कर रखूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है, इसने मेहर को गले लगाते हुए कहा, जिसने खुद भी इसके हाथ बांध लिए थे। गमों के बादल छट चुके थे। बाकी सब भी इनके पीछे आ गए थे। हमजा प्लान के मुताबिक सबको बुला चुका था, जिनमें हमजा, रमशा, बुआ, जुनैद, याया और बच्चे भी शामिल थे। वो इन दोनों को यूं साथ देकर तालियां बजाने लगे थे। महर सुर्ख पड़ चुकी थी इन सबको यहाँ देखकर। जब इसकी नज़र सामने उठी तो इसकी नज़र याया पे पड़ी, जो इसे ही देख रहा था। इसे खामोखा शर्मिंदगी ने आ घेरा था। वो फ़ौरन दाऊद से अलग हुई थी। वो जानती थी कि वो याया दाऊद को पसंद नहीं है, लेकिन गौर से देखने में पता चला था वो भी खुश था। मतलब सब मिले हुए थे, ये सब इसकी मिली भगत थी। दाऊद ने भी अपने तराफ में गौर किया तो इसे कुछ ही लम्हों में सच्चाई मालूम हो चुकी थी। जुनैद, तुम जानते थे कि महर यहाँ रह रही है? इसकी बात के जवाब में सिर्फ जुनैद सर झुका कर रह गया। दाऊद को हैरत का झटका लगा था। बुआ, हमजा, रमशा, यहाँ तक कि इसके अपने बच्चे भी सब जानते थे कि महर कहाँ है, सिवाय इसके। बस एक वही बद्दू अनजान था जो ये सब देखकर इसका पारा हुआ हाई हुआ था, मगर सबका घूट भर कर रह गया, क्योंकि वो महर का दिन खराब नहीं करना चाहता था। अब सब कुछ ठीक हो गया है तो मुझे तुमसे ये कहना है कि अगर तुम चाहते हो कि महर तुम्हारे साथ जाए तो इसे हमारे घर से रुखसत करवा कर ले जाना। और याद रहे, तुम्हारे लिए एक तोहफा भी है, मैं महर को साथ लेकर जा रहा हूँ। या दाऊद के कंधे पर हाथ रखकर इसको तसल्ली देता हुआ महर को लेकर वहाँ से निकलता चला गया, जबकि वो मुंह खोलकर इसको जाता देख रहा था, जिसका मुंह हमजा ने बंद करवा दिया था चढ़ाती मुस्कुराहट के साथ। जबकि इसको यूं चढ़ाता देखकर दाऊद हमजा के पीछे लगकर इसे मारने के लिए खुशियाँ एक बार फिर लौट आई थी। एक हफ्ता हो चुका था महर को याया के घर आज दाऊद उसे लेने आया था। वो इसके इंतजार में लम्हे गिन रहा था, जबकि बच्चे खुशी से चहचहा थे। आखिर उनकी फैमिली मुकम्मल हो गई थी। गुलमिने, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बार परीक्षे से मिलना चाहती हूँ, महर ने सिर्फ आंखों से समेत बाहर निकलते हुए कहा, जिस पर गुलमिने से देख कर रह गई कि वो कैसे एक सगी माँ होते हुए भी बस एक बार इसे मिलने का कह रही थी। वो क्यों नहीं कहती कि वो अपने जिगर के टुकड़े को छोड़कर जाना नहीं चाहती? आखिर वो क्यों नहीं कहती? भला एक माँ अपने बच्चे से अलग हो सकती है? आखिर क्यों वो अपनी जान से दस्तबर हो गई थी? आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब तो गुलमिने को मिल गया था, क्योंकि अल्लाह ने इस नरम दिल लड़की को अपनाया बनाया इतने प्यार से था, जो लोगों की में मोहब्बतें बांटती थी, कुर्बानियाँ देती थी। फिर भला इसकी खुशी कैसे छीन सकती थी? क्या मैं मिल लूँ? महर ने गुलमिने को सोच में गुम देखकर दोबारा बेचैनी से पूछा तो उसकी आंखों में देखकर बोली, नहीं, तुम नहीं मिल सकता। एकदम साफ जवाब पे महर खामोश होकर रह गई। इसने दिल में सोचकर कदम पीछे खींच लिए थे, क्योंकि ये तुम्हारे साथ जाएगी। याया ने एकदम समास आते हुए इससे कहा और परीक्षे को दाऊद की गोद में दिया, जो जब इन सबको देख रहा था और मामले समझने की कोशिश कर रहा था। मगर लाले, इसने याया को दबे लफ्जों में समझाना चाहा, बस मेरा कोई कुर्बानी नहीं, परीक्षे तुम्हारी बेटी है, इसलिए वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। इसकी बात पर दाऊद को शदीद हैरत का झटका लगा था। इसने फौरन अपनी गोद में मौजूद परीक्षे को देखा था, जो बिल्कुल इस पर तो थी, वही नाक, वही आंखें और वैसे ही घूरना। भला उसे कैसे ना पहचान पाया? मेरी बेटी, मेरी प्रिंसेस। इसने फौरन इसे चटाचट चूम लिया था, अपने जिगर के टुकड़े को अपने सीने से लगा लिया था। क्या वो इतना खुशकिस्मत था कि अल्लाह ने इसे रहमत से नवाजा था? वो एकदम भौंकला उठा था। महर, ये मेरी बेटी है, मेरी दाऊद की प्रिंसेस। इसके पैर तो ज़मीन पर टिक ही नहीं रहते। और हमारी फिक्र मत करो महर, क्योंकि अब हमारे घर भी नन्हा मेहमान आने वाला है। यह ने कहा तो महर ने बेयकीनी से गुल को देखा, जो शर्माते हुए इस बात में सर हिला रही थी। और अम को तुम भूल ही गया? बहादुर खान के साथ आता जमरे ने मसनूई गुस्से से बोला। महर ने फौरन लपक कर इसे पकड़ा और प्यार किया। ये सब कैसे हुआ? इसने जमरे को प्यार करते याया से पूछा। सरप्राइज, इसने एक लफ्जी जवाब दिया तो वो समझ गई यही अल्लाह की कुदरत है, जो बेशक बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। फिर भला वो महर की खुशियों से महरूम कैसे रखता? आज इसका शियाना मुकम्मल हो गया था। इधर देखो, सब रमशा ने वहाँ आते सबको इकट्ठा करते सेल्फी के लिए फ़ोन सामने किया था, जिसपे सभी साथ साथ हो गए थे। सब फैमिलीज पूरी हो गई थी। महर ने जान-निसार नज़रों से दाऊद को देखा, जो अपनी बेटी को वालहाना नज़रों से देख रहा था। फिर इसकी नज़रें भी महर से मिली तो इसने धीरे से आई लव यू कहा था, जिसके जवाब में इसने शुक्रिया की सरगोशी की थी, जिस पर दोनों हंस पड़े। से जैपनीज़ रमशा के चलाने पर सब बच्चों ने ज़ोरों शोर से जैपनीज़ कहा था, और ये बनी थी एक यादगार फ़ोटो, जो आगे जाकर सबकी यादों में मुस्कुराहटें बिखरने वाली थीं।